हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। देखिए, इस वीडियो में हम पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर भारत का मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से हमने पिछली वीडियो में पश्चिमी तटीय मैदान को कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें हम पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। ये है वीडियो नंबर 22। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे भारत के स्थिति और विस्तार की बात करूँ मैं, या प्रबाल द्वीप की बात करूँ, खाड़ियाँ की या चैनल की 50-150 प्लस हमने क्वेश्चन भी किए थे। भारत के मैदान के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार, भूगर्भिक चट्टानें, हिमालय पर्वत। ओके, तो अब इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है नक्शा, आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसमें से देखिए, हमने अभी तक क्या है, ये पोर्शन कवर कर चुके हैं वेस्टर्न घाट वाला, ये जिसमें आपका कार्डामम हिल्स, अन्नामलाई, दोदाबेटा है ना, नीलगिरी हिल्स, शेषाचलम, कुछ पहाड़ियाँ पड़ी। अब अपन पढ़ने वाले हैं इस तरफ। ओके, ये जो दिख रहा है ना पूर्वी घाट पर्वत, ये वाला, ठीक है। तो ये मैप है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको एक बार देख सको, क्योंकि आप जितना मैप को ज़्यादा देखोगे आपको ज्योग्राफी उतना ही सिंपल लगने लगेगा, वरना ज्योग्राफी को समझना कठिन है यदि आप मैप पर ध्यान नहीं देते हो तो। वैसे तो बहुत इजी है, मतलब ज्योग्राफी तो मुझे लगता है सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट में से एक आता है। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक और मैप है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, माफ़ कीजिएगा। देखिए, अपन बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। भारतीय मैदान को अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? 3 भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। जिसमें से पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, तो हम पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ चुके हैं। ओके, पूर्वी घाट पर्वत जो था उसी का वही है, पर मैं आपको फिर भी इसमें एक बार और पढ़ाऊँगा जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, जबकि इसमें कुछ नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में जल गिराती हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए ना। जैसे नर्मदा और ताप्ती की बात करूँ मैं, तो वो दोनों की दोनों जाके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, लेकिन इधर से कावेरी है, गोदावरी है, काफ़ी सारी नदियाँ मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी, वो सारी की सारी नदियाँ जो है वो अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा। वैसे मुझे ध्यान है, मैं पहले बता चुका हूँ, पर इसमें भी आपको बता दूंगा। ओके, ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटकर मिट्टी और बालू के कणों को समुद्र की तरफ निक्षेपित कर देती हैं। इस जलोढ़ निक्षेप के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है। नहीं समझे आप? देखिए भाई, ये अपना भारत है, कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं इधर जाती हैं, कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और इधर जाती हैं। जब ये अपने साथ जाएंगी तो भाई बालू भी लेके जाएंगी, ये जलोढ़ निक्षेप के साथ लेकर जाएंगी, ये मिट्टी भी लेकर जाएंगी, ये सारी चीज़ें लेकर जाती हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम दिशा में पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। ये भारत का नक्शा है, तो इस तरफ क्या पश्चिमी पड़ेगा ना, ये तो वही बात बता रहा है। पश्चिमी तट पर जैसे कि मुंबई है, कोच्चि है, सूरत है आदि कुछ शहर बसे हुए हैं। और पूर्वी घाट की अपन बात करें तो पूर्वी घाट के पर्वत के पूर्व में स्थित हैं कुछ शहर, जैसे चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि आदि। ये शहर पूर्वी तटीय मैदान पर बसे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है? प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने। बात करते हैं अपन पश्चिमी तटीय मैदान की। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? गुजरात राज्य से। तो गुजरात में भी कहाँ पे? ताप्ती नदी से होता है स्टार्ट। ओके, ध्यान रखिएगा आप, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जाती है, पश्चिमी घाट बोलते हैं ना वो। ओके, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन या फिर कुमारी अंतरिम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पे है। जो पश्चिमी तट है ना, उसकी सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर है।
गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। कौन सा? कोंकण तट, क्योंकि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में। ध्यान रखिए, गुजरात से लेकर गोवा तक। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक कन्नड़ तट बोलते हैं, और मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तट के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मालाबार तट कहाँ पे है? केरल के साइड में है, मैंगलोर टू केरल या मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। ठीक है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य के अंतर्गत ही आता है। कौन सा? मालाबार तट का अधिकांश भाग जो है वो केरल राज्य के अंतर्गत ही आता है। धरातल पर स्थित समुद्र का वह भाग जो जल को चारों तरफ से भूभाग से घेरा हुआ था उसे लेगून कहते हैं। आपने सुनी होगी काफ़ी सारी लेगूनें, झीलें हैं, है ना। कौन सी लेगून झीलें? जो खारे पानी की झील होती हैं वो। अष्टामुदी झील है, वेम्बनाड झील है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये दिया हुआ है कि मालाबार तट पर कुछ लेगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में वेम्बनाड झील और अष्टामुदी झील और वेम्बनाड झील। केरल में स्थानीय रूप से लेगून झील को कयाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारनुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। भाई ऐसा है, ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं तुरंत यहाँ गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ढाल है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है? तीव्र ढाल वाला है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो अत्यंत तीव्रगामी होती हैं। क्या वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, छोटे छोटे, और वो पहाड़ के उस तरफ से निकलती है, ना कि इस तरफ से निकलती है। शायद समझे नहीं होंगे आप। यदि मैं आपको कैमरे पे आके बाय फेस पढ़ा रहा होता तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, पर ठीक है, आप समझिए। मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये अपन ने भारत का नक्शा बनाया। अब एक सेकंड रुकिएगा। ये मैंने ले लिया छोटा सा पहाड़। नदियाँ ना पहाड़ के इस तरफ से निकलती हैं और यहीं की यहीं आकर अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होती हैं, ये बहुत तेज होती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी अथवा ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। भाई इतनी तेज नदियाँ हैं तो वो डेल्टा तो बना नहीं सकती, तो क्या बनाएंगी? एस्चुरी या ज्वारनदमुख बोलते हैं उसको। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखिए, गुजरात में नर्मदा और ताप्ती, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी और ज्वारी एस्चुरी अथवा ज्वारनदमुख का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में दो हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, कर्नाटक में शरावती नदी है, गोवा में मांडवी और ज्वारी है, जो कि एस्चुरी और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से केरल में भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे भरतपूजा या पेरियार नदी, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो ज्वारी नदी के तट पर है। ध्यान रखना है आपको। ओके। अब अपन बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। किसकी? पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें यदि कि पूर्वी तट के मैदान का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। इसीलिए जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, और वहाँ पे जो पहाड़ हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं ना वो बिल्कुल सीध में है, मतलब कहीं से कटे फटे नहीं हैं। लेकिन पूर्वी तटीय के जो मैदान के जो पहाड़ पर्वत जो भी हैं वो क्या कटे फटे हैं, झड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। कावेरी है, गोदावरी है, ब्राह्मणी है, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जिसके कारण वो पहाड़ छट गए हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ, आप ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, विशेष रूप से पूर्व तटीय मैदान क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त है। अब ये धान की खेती के लिए उपयुक्त क्यों है, बाकी के क्षेत्र उपयुक्त क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान जो है ना वहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ हैं, तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे ठीक ठाक खेती होती है धान की। ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल तट पर कावेरी और अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल केरल, बिल्कुल याद मत करिएगा, के नहीं है। कोरोमंडल तमिलनाडु में है, मालाबार तट केरल में है। ओके। हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। कहाँ से? हुगली नदी कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य काफ़ी बड़ा है ना, कुछ इस टाइप से है ना तमिलनाडु राज्य, इसलिए।
उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट बोलते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि इधर क्या बोलते हैं, मालाबार वगैरह बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे उड़ीसा में उत्कल तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। तो आंध्र प्रदेश में दो नदियाँ हैं जो अपना डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? गोदावरी है और कृष्णा नदी है। पश्चिम घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों करती हैं। जबकि पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण इसलिए करती हैं क्योंकि उनको फैलने के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाती है, जिस वजह से वो काफ़ी, जैसे मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, अब ये सीधी गिर जाएगी ना तो ये एस्चुरी का निर्माण करेगी। लेकिन यदि सीधी नहीं गिरेगी, कुछ फैल के गिरेगी, कुछ इस टाइप में गिरेगी, तो ये क्या है, डेल्टा बन जाता है। वी शेप में बनता है ये, ऐसा इस टाइप में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हालांकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आती है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में है। और यदि उसमें लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, तो आप आंध्र प्रदेश को टिक नहीं करोगे, आप करोगे आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। ओके, क्योंकि इनकी दोनों की सीमा पे है, पर हालांकि ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट बोलते हैं, याद रखिएगा। पूर्व तटीय मैदान पर भी कुछ लेगुन की झीलें हैं। जैसे कि उड़ीसा में मिलेगी आपको चिल्का झील मिलेगी। उड़ीसा में चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। पुलिकट झील के अंदर ही, मतलब उसके बीचों बीच ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप में ही क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। ओके, अपन बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान की। किसकी? उत्तर भारत के मैदान की। हिमालय नदियाँ अपने साथ अत्यंत बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लेके आती हैं। जब क्या होता है, जब गंगा नदी निकलती है ना, तो वहाँ से वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर साथ में ले आती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों का तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियाँ अपने साथ शिलाखंडों को बहाकर ले आती हैं। किंतु शिवालिक क्षेत्र में मंद ढाल होने के कारण, मतलब ढाल कम होने के कारण, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में इन शिलाखंडों को जमा कर देती है। इस प्रदेश को भावर प्रदेश कहते हैं। ये बोल रहा है कि जो गंगा नदी हिमालय से निकलती है ना, उसकी ढाल जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तो बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर आ जाती है। फिर जब उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, तो वो वहाँ पर उन शिलाखंडों को जमा कर देती है, छोड़ देती है। तो जिन जगहों पर वो छोड़ती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश। पर्वत के निचले क्षेत्र को गिरिपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिपाद क्षेत्र। उच्चावाच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर प्रदेश में विभाजित किया गया है। मीन्स ये है कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं भावर प्रदेश को, तराई प्रदेश को, खादर प्रदेश को और बांगर प्रदेश को। ठीक है, ये हम 4 टाइप इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भावर प्रदेश की। किसकी? भावर प्रदेश की। भावर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक विस्तृत है। सिंधु नदी से लेके तिस्ता तक। मैं आपको नदियों के वीडियो में बताऊंगा कहाँ से सिंधु है, कहाँ से तिस्ता है। आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो। ओके, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब भावर प्रदेश में पहुँचती हैं तो बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण नदियाँ सतह पर विलुप्त हो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना कि वो नदियाँ बड़े बड़े शिलाखंड लाती हैं और छोड़ देती हैं, उसको भावर प्रदेश कहते हैं। अब जब बड़े बड़े शिलाखंड लेकर आएंगी तो नदियाँ उसके ऊपर से तो बहेगी नहीं, भाई नदी तो उसके नीचे से बह जाती है ना, जिस वजह से नदी दिखती नहीं है। तो ये वही बोल रहा है कि शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण सतह पर बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर नदी नहीं है, पर वहाँ पर नदी होती है। भावर प्रदेश शिलाखंडों के कारण कृषि योग्य नहीं है। अब वहाँ पे शिला हैं तो कृषि तो हो नहीं सकती ना, उसके लिए तो आपको मिट्टी चाहिए, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध ही नहीं है। वही बात है ना। भावर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में तिस्ता नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। जैसे यदि मैं ऐसा बनाऊँ, यहाँ से सिंधु जाती है तो यहाँ से तिस्ता जाती है ना।
भाई ये तिस्ता कहाँ से जाती है? आपके पश्चिम बंगाल से जाती है, और ये जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो भावर प्रदेश कहलाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं तराई प्रदेश की। किसकी? तराई प्रदेश की। जब नदियाँ भावर प्रदेश से बाहर निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल तितर बितर हो जाता है। भाई भावर प्रदेश में जाएगी, शिलाखंड हैं, अंदर चला जाएगा पानी, तो पानी तितर बितर हो जाएगा, मतलब इधर उधर चले जाएगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नदियों की कोई स्पष्ट धारा नहीं होती। अब उनके नीचे से नदी जाएगी तो धारा तो नहीं होगी ना। आप खुद ही सोचिए थोड़ा सा। भावर प्रदेश से निकलकर नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भावर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक दलदली क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। अब ऊपर चट्टानें, नीचे नदी हैं, तो दलदली क्षेत्र तो बनना ही है। फिर होता क्या है दलदली क्षेत्र में? माफ कीजिएगा। देखिए, फिर इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव और विषैले कीट पाए जाते हैं। अब आपने कभी दलदल देखी है क्या? दलदल कैसी होती है? भाई ऊपर उसकी शिलाएं हैं, नीचे से नदियाँ जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो इसमें विषैले कीट तो पाए जाएंगे ना। इसीलिए भावर प्रदेश के बाद दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र या मैदान क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। भावर प्रदेश के बाद दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र या मैदान भी कहते हैं। तराई क्षेत्र कृषि की मतलब तराई क्षेत्र जो है वो धान की कृषि के लिए उत्तम क्षेत्र है। उत्तम क्षेत्र है तराई प्रदेश धान की खेती के लिए। ऊपर बात करते हैं खादर प्रदेश की। उत्तर भारत के मैदान में नदियाँ या नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण खादर प्रदेशों का निर्माण होता है। चूँकि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपसादों का निक्षेपण किया जाता है, जिसके कारण ये प्रदेश अत्यंत उपजाऊ होते हैं। तो खादर प्रदेश और तराई प्रदेश दोनों क्या हैं? बहुत उपजाऊ हैं। ओके। और बात करते हैं बांगर प्रदेश की। उत्तर भारत के मैदान में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में जहां नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता, ऐसे प्रदेशों को बांगर प्रदेश कहते हैं। नहीं समझे ना? मैं बताता हूं। देखिए, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में, नदियों से जो दूर स्थित प्रदेश हैं, जहां नदियों के जो बाढ़ का जल है वो ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता है, ऐसे प्रदेश को बांगर प्रदेश बोलते हैं। भाई देखिए, ये नदी है, नदी का कुछ क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नदी इतने में बहेगी। अब जो ये इधर का क्षेत्र है यहाँ पे नदी नहीं पहुँच पाती, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं बांगर प्रदेश। ठीक है। बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ प्रदेशों का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ क्यों होता है? नदियाँ जब बार बार मिट्टी चेंज करती है तो वो जगह ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे नदी तो आती नहीं है, तो जगह भी कम उपजाऊ होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है खादर प्रदेश से। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो मैं तुरंत ही लाने वाला हूँ, जल्द से जल्द आ रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।